Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेडिंग लिखिएगा बच्चों, प्रोग्रेसिव वेव। A wave that travels from one point of medium to another point. A wave which travels from one point of medium to another point is called progressive wave. प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है? बड़ा सिंपल सी बात है, कोई भी वेव हो, चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो या फिर ट्रांसवर्स, कोई भी वेव हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी ही जाएगी, है कि नहीं? ऐसे वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव। नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, चलो ध्यान से सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। समझना बच्चों, देखो पहले सपोज करो ये आपके पास एक वेव है, कुछ इस प्रकार से ऐसे चल रही है। ऐसे, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों? ये पॉइंट इसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ये भी क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा थोड़ा थोड़ा आगे बात करते हैं। और ये इसका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, वाई। तो अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करते मान लो यहाँ पहुँची, इस पॉइंट पे पहुँची, वाई डिस्टेंस ऊपर पहुँची, और ऑक्सीलेट करने में उसको जो टाइम लगा मान लेते हैं टी टाइम लगा, तो कितना दूर पहुँचा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इसको हम बोल लेते हैं एक्स। ठीक है, अगर वो पार्टिकल ओ पॉइंट पे था तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता तो ये होता वाई 0, टी, मतलब जब डिस्प्लेस एक्स की वैल्यू जब 0 थी, ठीक है, तो उस समय इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था वो होता है ए साइन ओमेगा टी। चाहे आप ए कॉस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आप ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, हार्मोनिक वेव का। अच्छा, व्हेन पार्टिकल ऑक्सीलेट्स एंड रीचेस टू पॉइंट पी, इस पॉइंट को हम क्या बोल लेते हैं? पी। इस पॉइंट को reaches to point P, then अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, बाहर ले लेते हैं, टी माइनस जो अब कितना दूर यहाँ पे ट्रेवल करेगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स बाई वी। ये एक्स बाई वी से आपके पास फेज डिफरेंस निकलता है, फाई की वैल्यू होती है एक्स बाई वी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन टाइम टेकन। ठीक है, से फेज निकलता है। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है। वाई एक्स कोमा टी इज इक्वल टू हो जाएगा ए साइन ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा? एक्स ओमेगा अपॉन में वी लिख सकते हैं क्या? चलो, अब हम लोग जानते हैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे कंसिडरेशन लिखना होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बच्चों जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू न्यू होता है क्या? या आप ओमेगा इक्वल टू एक और चीज़ लिख सकते हो, 2 पाई बाई कैपिटल टी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी कहानी समझने का प्रयास करिएगा। दूसरी कहानी, इस ओमेगा बाई वी की वैल्यू क्या होगी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओमेगा बाई वी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू न्यू, और v इज इक्वल टू क्या होता है? मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ v की वैल्यू कैसे है। इसको इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं, एक और ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। चलो एक और कहानी समझ लेना। ये देखो
ये आपके पास सपोज करो एक वेव है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी बच्चों? लैम्डा कहलाएगी ना, वेवलेंथ। और यहाँ से पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल टी, टाइम पीरियड इसको ही बोलते हैं, ठीक है, इसको भी टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आप लोग जानते हो बच्चों वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, होता है कि नहीं? तो v इज इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? लैम्डा, और जाने में कितना टाइम लिया? कैपिटल टी। तो आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ से फिर से मिल गया, क्या मिल गया? v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, क्योंकि 1 अपॉन टाइम टेकन क्या होता है? फ्रिक्वेंसी होता है। तो ये भी एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो बहुत यूज होगा आगे, ठीक है। v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। तो हम क्या करते हैं बच्चों, अब इस v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा म्यू लिख सकते हैं। चलो आगे यहीं पर रिप्लेस करते हैं इस फॉर्मूले में। तो आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y x, t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा की जगह बच्चों आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा की जगह 2π/t भी लिख सकते हो या 2π न्यू भी लिख सकते हो। तो हम लिख लेते हैं 2π/t माइनस x इंटू ओमेगा बाई वी की जगह क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बाई वी की जगह क्या लिख सकते हैं? न्यू से न्यू कैंसिल, ये हो जाएगा 2π/λ, जिसको हम बोलते हैं वेव नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर, जिसको हम k भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो मिल गया डिस्प्लेसमेंट का, y x, t इज इक्वल टू a साइन, ये हो जाएगा ओमेगा कहाँ गया हो गया यार, अच्छा ये हो गया 2π/t लिखे है ना, इंटू स्मॉल टी भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो ओमेगा की जगह बस हमने 2π/t रखा इंटू स्मॉल टी भी था, ठीक है। ये हो जाएगा 2π/t इंटू स्मॉल टी माइनस का kx, ये एक छोटा सा फॉर्मूला बना, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। चाहो तो और फॉर्मूला आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अगेन बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो यहीं से। y x, t इज इक्वल टू a साइन 2π/, अच्छा देखो 1/t को आप क्या लिख सकते हो? म्यू भी लिख सकते हो, या आप ऐसे रहने दो 2π/T इंटू स्मॉल टी, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। माइनस का k की जगह भी हम लोग ऊपर जो था रिप्लेस कर सकते हैं, k की जगह क्या लिख सकते हैं? 2π/λ भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह आप लिख लो 2π/λ इंटू x, ये भी आपके पास एक इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा ऊपर से खींच लिया जाए, ये भी आपके पास एक इक्वेशन हो गया। थोड़ा सा और चाहे तो आप इक्वेशन को अपने हिसाब से बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सारा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? इन दोनों में देखो 2π कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा? y x, t इज इक्वल टू a साइन 2π कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा? जल्दी बताओ, स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस का x बाई लैम्डा, ठीक है। अब चाहो तो आप क्या करोगे? एक और कहानी कर सकते हो, देखो यहीं से आप लोग, अभी हमने बताया है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। ये बताया था v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, बताया है ना, बताया कि नहीं? तो म्यू को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? 1 अपॉन टाइम पीरियड भी तो लिख सकते हो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो v इज इक्वल टू 1/t λ/t, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप एक और रिलेशन आप बना सकते हो यहीं से, लैम्डा की जगह आप क्या लिख सकते हो? v इंटू टी, इस लैम्डा की जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, v इंटू टी लिख सकते हैं ना। तो एक और फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, y x, t इज इक्वल टू a साइन 2π ब्रैकेट के अंदर स्मॉल t बाई कैपिटल T माइनस का x बाई वी टी, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो जितना चाहे मेनी मोर, इससे आ गया फॉर्मूले पे फॉर्मूला बना सकते हैं। जो फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगी उस फॉर्मूले को आप बोलेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। बात समझ आ गई? नोट करो, फिगर बना लो। ये बेसिक फॉर्मूला आपके पास y इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। जब भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पूछा जाएगा तो यही फॉर्मूला आपको बताना होता है। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब बहुत सिंपल है, याद रखिएगा, पूरे 12 तक यूज होगा, बार बार ये आएगा, मतलब कॉमन चीज़ है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, यही एग्जांपल हम आपको बार बार दूंगा, एक ही एग्जांपल, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। सपोज करो एक बस है, बस खराब है, धक्का देने पे स्टार्ट होगी, बस में 100 लोग बैठे हैं, ठीक है, और बस धक्का देने पे स्टार्ट होगी, बस रुकी हुई है, बंद है, उसमें से एक लोग इंसान निकल के आया, धक्का दिया, बस के अंदर कोई रिजल्ट दिखाई दिया नहीं, वो जाके थक हार के बैठ गया। दूसरा आया निकल करके, थक हार के धक्का मारा, कुछ होगा नहीं हुआ, बेचारे से कुछ नहीं, कोई रिजल्ट दिखाई दिया। ऐसे ही बारी बारी से 100 आए, धक्का लगा लगा के हार गए बेचारे, जा करके अकेले बैठ गए। फिर बुद्धि खुली इन सबों की, तो लोग सोचे कि चला जाए, बारी बारी से एक इकट्ठे सब लोग धक्का लगाया जाए। तो मैंने फोर्स लगाया, आपने लगाया, उन्होंने लगाया, उन्होंने, सबका इंडिविजुअल फोर्स का सम जब हुआ, तब क्या बस के अंदर कोई रिजल्ट दिखाई दिया? तब दिखाई दिया। मतलब वो मेरा फोर्स, आपका फोर्स, इनका फोर्स, हर छोटा छोटा फोर्स को जोड़ दिया गया तो वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर आ गया। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का सम अगर रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जा रहा है तो वो कहलाता है फोर्स का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डिस्प्लेसमेंट का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा? एक आप लोग मूवी देखिएगा, द कोर, हॉलीवुड की मूवी है द कोर। इसमें क्या बताया गया, मैं आपको कहानी बताता हूँ। अर्थ का जो कोर होता है ना, ये देखो, अर्थ का जो कोर है वो मोल्टेन आयरन है, पिघला हुआ लोहा। हुआ क्या था उस मूवी में कि वो जो मोल्टेन आपके पास कोर था वो घूमना बंद कर दिया था। तो देखो 3 कहानियां आपको पढ़ना है, यहीं पे मैं बना देता हूँ फिगर, लिखवा दूंगा डेफिनेशन एक साथ, समझने का प्रयास करिएगा। 3 कहानी एक साथ है। सबसे पहले यहां हम लोग पढ़ लेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। दूसरा यहां हम लोग क्या पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? स्टेशनरी वेव, लिख दो भाई, सुन तो रहा लेकिन बड़ा लेट सुन रहे हो तुम। हाँ लिख दिया। अरे क्या लिख रहे हो? स्टेशनरी वेव, बहुत आराम से सुन रहा था। स्टेशनरी वेव, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपको क्या पढ़ना होगा? इसको हम बोलेंगे बीट। तीसरा हमको क्या पढ़ना है? बीट। जितना देर में तुम सुनोगे भाई तब तक हम लिख लेंगे, है ना, मन से सुनता है बीट। अब तीनों का डेफिनेशन क्या पहले समझ लो, फिर समझाएंगे इसको डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सपोज करो 2 वेव है, एक वेव ये है, ठीक, दूसरा वेव ये है। ऐसे दोनों वेव की डायरेक्शन क्या है? सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, और इन दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? वो भी सेम है, ठीक है। तीनों चीज सेम है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, सुपर इम्पोज होने का मतलब होता है बच्चों ये जैसे ये वेव है, उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज ऐसे हो जाए, ऐसे, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज होना, ठीक है। तो ये एक नया वेव बनाएगा, इसको ही हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। गलती से कभी 12th में आओगे तो मैं आपको एक कहानी समझा देता हूँ। यहीं पे 2 टाइप के इंटरफेरेंस पढ़ोगे, एक होगा कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होगा डिस्ट्रक्टिव। यहीं पे थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की बात है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? सपोज करो एक ये वेव आपके पास था ऐसे, और ये दूसरा वेव था, ठीक है। तो देखो इस वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे पड़ रहा है, सुपरइम्पोज हुआ ना, और ट्रफ पे पड़ रहा है, तो जो नया वेव मिलेगा ना उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, इतना बड़ा हो जाएगा नया वेव। देखो जो नया वेव मिलेगा वो इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसे उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है। कंस्ट्रक्ट हुआ, कंस्ट्रक्टिवली का मतलब नया वेव कंस्ट्रक्ट हुआ, बन गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सपोज करो ये 2 वेव था ऐसे, एक पहला वेव था, इसका क्रेस्ट यहाँ है, ट्रफ यहाँ है,
और ये दूसरा वेव है इस प्रकार से, ऐसे। इसका ट्रफ यहाँ पर है और यहाँ पे क्रस्ट है। यहाँ पे क्या हुआ था, क्रस्ट पे फॉल हुआ था और ट्रफ पे फॉल हुआ था, सुपर इम्पोज हुआ था, तो नया वेव बना था ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रस्ट किस पे गिर रहा है, ट्रफ पे, या ट्रफ किस पे गिर रहा है, क्रस्ट पे। इस टाइप के इंटरफेरेंस की वजह से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी उसकी वैल्यू घट जाएगी और लगभग ऐसा हो जाता है, एकदम फ्लैट हो जाता है। इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसकी एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाती है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसी हो जाती है, मैक्सिमम, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसी हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ दो वेव जब सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से 11th के हिसाब से क्या बोलना है, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी moving in the same direction with the same velocity, when they superimpose on each other, then this is known as interference of wave. स्टेशनरी वेव में क्या होगा, फिर से ये दोनों वेव थे, मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, ये गया, ये दूसरा वेव है, ठीक है, ये दो वेव है, दोनों का, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत जगह चोर है ना। दो वेव है, दोनों अभी इसमें क्या हो रहे थे, सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, स्टेशनरी वेव में एक वेव इधर जा रहा होगा और दूसरा वेव अपोजिट जा रहा होगा, मतलब इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, सेम नहीं रही, डायरेक्शन हो गई अपोजिट, बट दोनों का वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी का दोनों वेव है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, स्टेशनरी वेव फॉर्म करेगा, ठीक है। तीसरा बीट क्या होता है, लो बीट में हम जंगल चोरी नहीं करते हैं, खुश बीट में, लो ये एक पहला आपके पास वेव हो गया, ये पहला वेव हो गया और ये दूसरा वेव हो गया, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग दिख रही है कि नहीं, पहले वाले की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रही है, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कम दिख रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, दिख गया यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, ठीक। दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है, सेम है। वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी, ये क्या फॉर्म करता है, बीट, ये क्या फॉर्म करेगा, बीट। इफ टू वेव्स हैविंग different, slightly different frequency moving with the same velocity in the same direction, they form a beat। जैसे तबला बजे, हारमोनियम बजे, बांसुरी बजे, सब आपको एक साथ सुनाई देते हैं, जब सब एक साथ बज रहे हैं सब आपको एक साथ सुनाई देते हैं, इसका मतलब सबकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, सब आपके कान में सुनाई दे रहे हैं, सबका डायरेक्शन सेम है, लेकिन आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्या क्या बज रहा है, तबला बज रहा है, ढोलक बज रहा है, मजीरा बज रहा है, क्या बज रहा है बता सकते हैं, इट मीन्स उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, दे फॉर्म बीट्स, ठीक है। अगर उनकी फ्रिक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है, वेलोसिटी सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। इंटरफेरेंस में क्या था, दो वेव्स थे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, सेम वेलोसिटी से जा रहे थे, उनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम थी। स्टेशनरी वेव क्या होगा, दो वेव थे, उनकी वेलोसिटी सेम थी, फ्रिक्वेंसी सेम था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों वेव जा रहे थे। और बीट्स में क्या थी, दो वेव्स थी, दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है स्लाइटली डिफरेंट है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम वेलोसिटी से जा रहा है, वो क्या फॉर्म करेगा, बीट। बात समझ आ गई। तो ऐसा बना के पहले लिख लो, फिर डेफिनेशन सबका हम लिखवा देंगे, ऐसा बना लो, समझ में आ जाएगा आसानी से। बीचों बीच में ऐसे लाइन खींच कर तीनों लिख लो एक साथ। बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, ठीक। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। तो इसमें सिंपल बोला जाता है बाउंड्री इफेक्ट। बाउंड्री इफेक्ट क्या होता है, अगर समझने का प्रयास करिएगा, देखिए मैं ये थोड़ा सा रिजिड बाउंड्री बना लेता हूँ, थोड़ा मोटा कर देता हूँ,
इसको मैं रिजिड बाउंड्री कर देता हूँ लाइक दिस। एक ये हो गया, 2 एंड ये 3, ठीक है। और ये आपके पास है वेव आ रही है यहाँ से ऐसे। ये सिंपल से एक लाइन बना लेते हैं, ऐसे ऐसे। सपोज करिएगा कि ये वेव है आपके पास, इस प्रकार से वेव आ रही है, ठीक है, ऐसे वेव आ रही है। और ये बाउंड्री कैसा है, ये किससे कनेक्टेड है, एक रिजिड बाउंड्री। मान लो दीवार है, इस टाइप से है, ये रिजिड बाउंड्री, ठीक है, रिजिड बाउंड्री। तो जब ये वेव आएगी, इस सरफेस से टकराएगी, मीन्स ये कुछ इस प्रकार से फिर गई और थोड़ा नज़दीक भेज दिया जाए, और ये इस रिजिड बाउंड्री से टकराई सपोज को, ठीक है। ये वेव जाएगी, जैसे रिजिड बाउंड्री से टकराएगी। तो बच्चों ये हम आपको कहानी बता दूं पहले वेव की, बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये वेव के अंदर ये टोटल एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ होता है 0, याद होगा। यहाँ होता है 90 जिसको π/2 बोलते हैं। यहाँ होता है 180 जिसको हम पाई बोलते हैं। यहाँ होता है 3π/2 जिसको 270 बोलते हैं। और यहाँ होता है 2π। तो ये आधा कितना एंगल बनाता है, ये जो आधा है ये टोटल एंगल बनाता है 180 डिग्री, या इसको हम पाई बोलते हैं, रेडियन में पाई बोलते हैं। ये आधा एंगल कितना बनाएगा, ये आधा एंगल ये भी बनाएगा 180 पाई 180। अब पूरा टोटल एंगल कितना बना रहे हैं, टोटल एंगल बनाते हैं 360, जिसको हम क्या बोलते हैं 2π। रेडियन कन्वर्ट करना सबको आता होगा। अरे जैसे 180 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180 से मल्टीप्लाई करो तो पता चल जाता है। मतलब 180 डिग्री को आप पाई भी बोल सकते हो, ठीक है। या अगर 360 है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वही सिंपली आपको π/180 से मल्टीप्लाई करना है। π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना टाइम्स कटेगा, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2π, ठीक। तो 180 डिग्री को हम लोग 360 डिग्री को 2π लिखेंगे और 180 डिग्री को पाई लिखेंगे। तो ये आधा एंगल कितना बना रहा है, पाई। ये बचा हुआ एंगल कितना बना रहा है, पाई। तो होता क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ये होता है कुछ इस प्रकार है कि जब ये रे आती है, डिलीट हो जाएगा, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव तुरंत समझ में आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, मैंने आपको भी बताया। रिफ्लेक्शन के केस में एक वेव आ रही थी इस प्रकार से, ऐसे आपके पास वेव आ रही थी। ये आपके पास रिजिड बॉडी है, रिजिड सपोर्ट या रिजिड बॉडी आप बोल दीजिएगा इसको, रिजिड बॉडी, ठीक है। वेव ऐसे आई, ये वेव अभी जा रही है, जैसे इस सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका फेज रिवर्स हो जाता है। कितने डिग्री का रिवर्स हो जाता है, 180 डिग्री का अंतर आ जाता है, ठीक है। यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की कहानी, सिंपल सिंपल। कि अगर वेव अगर रिफ्लेक्ट होती है, किसी रिजिड सपोर्ट से टकरा के वापस आती है, तो उसका फेज रिवर्स हो जाता है। कितना डिग्री का रिवर्स हो जाता है, 180 डिग्री का रिवर्स हो जाता है। तो लिख लो फटाफट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवलिंग वेव, लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के अंदर, व्हेन ट्रेवलिंग वेव इज रिफ्लेक्टेड from a rigid boundary, it is reflected back with a phase reversal, phase reversal का मतलब अपोजिट फेज में आ जाता है, ठीक है। with a phase reversal or phase difference of
पाई रेडियंस, फेज डिफरेंस ऑफ पाई, पाई 180, पाई का मतलब 180 का अंतर आ रहा है, देखो पहले ऊपर था पूरा 180 डिग्री का अंतर आ रहा है। फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन, इस फिगर को बना लो आप लोग फटाफट। क्लास 10 में आप लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, उसी प्रकार हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ा, और इन्हीं के एक भाई हैं जिनका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, समझने का प्रयास करिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के केस में फेज का रिवर्सल नहीं होता। जैसे इस केस में देखो वेव आई थी, टकराने के बाद वापस फेज चेंज होकर के वापस चले गए, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। तो रिफ्रैक्शन का डायग्राम क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन में दो मीडियम होंगे, एक पतला धागा होगा उसको रेयर मीडियम मान लिया जाएगा, एक मोटा होगा जो वेव होगा उसको हम लोग डेंसर मीडियम मान लेंगे। जैसे इस प्रकार देखो, जैसे सपोज करो, और यहाँ जो बाउंड्री होती है बच्चों वो ओपन बाउंड्री होती है, किसी चीज़ से बंधी नहीं होती है, कुछ इस प्रकार देखना समझ में आ जाएगा। एक ये मान लो आपके पास ये रेयर मीडियम बोल लेना, और इसको हम लोग बोल लेते हैं डेंसर मीडियम। एक साथ दो रस्सी बंधी हुई है देखो ऐसे, ठीक। उसी प्रकार से फिर से डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ये हो गई डेंसर मीडियम, ये हो जाएगी आपके पास रेयर मीडियम, ठीक है। ठीक, अभी बनाते हैं समझाते हैं। फिर से ये हो जाएगा, अब इधर कर देते हैं डेंसर मीडियम, ये केस 1 हो गया, इसको हम केस 1 बोल लेंगे। अब केस 2 भी बात कर लेते हैं ऐसे। अब इधर हम लोग डेंसर रख लेते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बुला लेते हैं इसको इधर, ठीक है। ऐसे इसको हम डेंसर इधर कर लेते हैं, ठीक है, और रेयरर इधर कर लेते हैं। समझने का प्रयास करना, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा तुरंत, ठीक है। फिर से एक और डेंसर बना लेते हैं ऐसे, और रेयरर बना लेते हैं ऐसे, रेयरर ऐसे विद गैप, डेंसर ऐसे विद गैप, समझ लेना, ठीक है। दोनों केस समझाते हैं, समझने का प्रयास करना। सपोज करो यहाँ पर एक वेव ऐसे जा रही थी रेयर मीडियम में, ठीक है, ऐसे। अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने बताया ना रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन का मतलब इधर ये आपके पास रेयर मीडियम हो गया और इसको डेंसर मानना, ठीक है। इस केस में आपके पास कोई फेज का रिवर्सल नहीं होगा। फेज का रिवर्सल मतलब ये रे गई, टकराई, टकराने के बाद क्या होगा देखो, टकराने के बाद बच्चों ये किस टाइप का सपोर्ट होगा, मोटा धागा है तो किस टाइप का सपोर्ट की तरह से बिहेव करेगा, वो एज अ रिजिड सपोर्ट की तरह से बिहेव करेगा। और रिजिड सपोर्ट से देखो दो काम होता है, रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट रिफ्रैक्ट भी होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। तो जब ये वेव जा रही होगी इस सपोर्ट से टकराएगी, ऐसे इस सपोर्ट से जैसे ही टकराएगी तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी, चूंकि ये रिजिड बॉडी की तरह से बिहेव करेगा, तो रिजिड बॉडी में हमको पता है फेज का रिवर्सल होता है, तो ऐसे वापस चला आएगा। लेकिन जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी, जैसे यहाँ पे जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसके अंदर कोई फेज का रिवर्सल नहीं होगा, वो सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा। वेव सीधा आई थी तो सीधा चला गया। बात समझ आई? क्यों यहाँ पर क्या हुआ, कहानी सबको आया कि नहीं? फिर से समझो, ये आई, यहाँ पे ये रे आई, टकराएगी, जैसे ही से टकराएगी तो ये रिजिड बॉडी की तरह से बिहेव करेगा। मोटा धागा है ना, तो ये रिजिड बॉडी की तरह से बिहेव करेगा, रिजिड, ठीक। टकराएगी तो दोनों काम होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है। तो जो लाइट रिफ्रैक्ट होगी तो
उसका फेज चेंज हो जाएगा, और जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है उसकी फेज चेंज नहीं होगी, वो सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा। सिंपल सी बात, समझ में आया? दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस बहुत आसान है। अब देखो इस फिगर को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं, दूसरे वाले को, ठीक है, दूसरे वाले को थोड़ा सा और नीचे देखना आप लोग, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से वेव जा रही है कुछ इस प्रकार, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये वेव ऐसे गई, ठीक, ये वेव ऐसे गई, थोड़ा सा समझ के हमको बताइएगा। अब ये जैसी वेव जाएगी इस सपोर्ट से टकराएगी, तो इधर का सपोर्ट किस तरह से बिहेव करेगा, रिजिड सपोर्ट या ओपन सपोर्ट, ओपन बाउंड्री की तरह से किस तरह से बिहेव करेगा? क्या इसकी अपेक्षा ये मोटा है या पतला है? ओपन बाउंड्री। ओपन बाउंड्री से टकराएगा तो क्या होगा, फेज का रिवर्सल नहीं होगा, मतलब रिफ्रैक्शन भी उसी तरीके से होगी और रिफ्लेक्शन भी सेम फेज में होगा। मतलब यहां जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है वो भी सेम फेज में वापस चली आएगी टकरा करके, क्योंकि ओपन बाउंड्री थी। थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है, टकरा के वापस चली आएगी। और जो लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो रिफ्रैक्शन के अंदर तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कोई फेज का रिवर्सल नहीं होता है। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का सिंपल सा केस, कि अगर ओपन बाउंड्री से टकराएगी तो लाइट सेम फेज में रहेगी, अगर ओपन बाउंड्री के बजाय रिजिड बाउंड्री से टकराती तो ये इसके अंदर फेज का रिवर्सल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लिख लो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव के बारे में, फटाफट कहानी लिख लो। A wave suffers no phase change. A wave suffers no phase change during its refraction from one medium to another medium. During its refraction from one medium to another medium. नोट कर लो इस फिगर को बना करके। तीन कहानी हम लोग कुछ इस प्रकार बताए थे। सबसे पहले हमने बताया था इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ठीक है। दूसरा हमने बताया था स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। और तीसरा हमने बताया था आप लोग को बीट्स, ठीक है। तीनों की कहानी एकदम सेम था। इंटरफेरेंस ऑफ वेव में क्या था, दो वेव हैं ऐसे ऐसे, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों का स्पीड सेम हो, मीन्स वेलोसिटी सेम हो, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। अगर ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं तो इनको बोला जाता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। स्टेशनरी वेव क्या बताया था, दो वेव हैं दोनों सेम डायरेक्शन में इधर चल रहे थे ना। स्टेशनरी वेव में क्या बताया था, दो वेव हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब डायरेक्शन इसमें अपोजिट हो गया, वेलोसिटी सेम था और फ्रीक्वेंसी सेम था। तो ये क्या बनाएगा, ये एक स्टेशनरी वेव बनाएगा या स्टैंडिंग वेव। और बीट्स क्या था, बीट्स भी याद होगा, दो वेव हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो जाए लेकिन वेलोसिटी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। इनको हम क्या, ये क्या फॉर्म करेगा, बीट्स फॉर्म करेगा, बता दो ना। तो लिख लो फटाफट, हेडिंग लिख लो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, हेडिंग लिख लो इंटरफेरेंस ऑफ वेव। टू waves having same frequency, moving in a same direction, with the same speed, superimpose on each other
superimpose on each other called interference of wave, called interference of wave. Next heading, stationary wave. Next heading, stationary wave. Two waves have same frequency. Two waves have same frequency, moving with the same velocity, in opposite direction, superimpose on each other, they produce stationary wave. Next heading, beats. Two waves having slightly different frequencies, moving with the same speed, in a same direction, superimpose on each other, they produce beats. ठीक है, बीट का फॉर्मूला भी चाहो तो आप लिख लेना। बीट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, इसको BE80 लिख करके, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट इक्वल टू होता है μ1 माइनस μ2, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या फॉर्म करेगा, बीट्स। ये फॉर्मूला नोट कर लेना आप लोग। तो टॉपिक है आपके पास स्टेशनरी वेव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। graphical representation for stationary wave। बहुत सिंपल है, कोशिश करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं कोशिश करेंगे तो भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर स्टेशनरी वेव। तो चलो देखते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास दो वेव हैं, मैं बना लेता हूँ यहीं पर सारी कहानी। एक ये वेव के लिए बना लेता हूँ, दूसरा यहाँ पर एक वेव बना लेता हूँ। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। इस प्रकार से हमारे पास वेव है। पहला वेव ये है, ठीक है। दूसरा वेव भी ऐसे ही कुछ है, मीन हम डॉटेड लाइन खींच रहे, जल्दी जल्दी बन जाएगा। यहाँ पर ये लाइन,
लाइन, यहाँ लाइन, ऐसे हमने बनाया। ठीक है, ये पहला वेव है जिसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट, ये हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट क्या है, y1 है, और ये वेव इधर की ओर चल रहा है। ठीक, दूसरा इसी तरीके से आपके पास एक वेव है, इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, चेंज करके इसको हम ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वेव है हमारे पास, ये देखो ऐसे। गुड इवनिंग बेटा। ये दूसरा वेव है, ठीक है, ये दूसरा वेव है, इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल लेते हैं y2 है, लेकिन कहानी क्या है, ये वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, स्टेशनरी वेव कब मिल रहा था, मैंने आपको बताया था, टू वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेलोसिटी सेम हो, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। तो देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये क्या फॉर्म करेंगे, ये क्या फॉर्म करेंगे, स्टेशनरी वेव। तो मान लिया इसका जो एम्पलीट्यूड है वो a था, और यहाँ हो गया -a, और इस वाले का, ठीक है, वाइट वाले का, तो वाइट लिख लेते हैं। बात ना करो बेटा, इधर देख लो, a, और इस वाले का हो गया -a। ठीक, और इसका अगर हम बोल लेते हैं, इसका भी हम बोल लेते हैं a, और इधर बोल लेते हैं -a। ठीक है, अब देखो ये अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझना है तो उसमें आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम लोग छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करेंगे, मतलब एक वेव को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कुछ इस प्रकार। जैसे ये आपके पास टोटल वेव था, देखो एक अलग से समझो, ये एक वेव था, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से। कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, और 2 पार्ट में अलग से डिवाइड कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ रीज़न है, तो हमने इसका भी कलर को चेंज कर दिया। समझने में आसानी हो जाएगी, आपको तुरंत समझ जाएंगे। देखिए ठीक है, ऐसे। ठीक, अब देखो क्या होगा। अब कहानी समझने का प्रयास करा, थोड़ा मेहनत वाला चीज़ें समझोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मेहनत वाला चीज़ें कोशिश करना समझने के लिए। सपोज करो, अब मुझे बच्चों ये बताओ, एक वेव यहाँ से यहाँ पहुँचा, जो टाइम दिया होगा उस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, कैपिटल टी। अगर आधा पहुँचा, ये तो हो गया कैपिटल टी यहाँ पर, अगर यहाँ पहुँचा होगा तो टाइम कितना लिया होगा, कैपिटल T/2, टाइम पीरियड का आधा, है ना। यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे पूछे कितना टाइम लिया होगा, तो आधा करने का तरीका पता है ना, इन दोनों को जोड़ करके 1/2 से डिवाइड कर दो तो आधा हो जाता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 0 + T/2, और इसको आधा से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, T/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा T/4। अब अगर इन दोनों का ये आधा निकालना है, ये तो इन दोनों का आधा है, ये कैसे निकलेगा टाइमिंग, जल्दी से बताओ, ये टाइमिंग कितना होगा, हाँ, तो करो T + T/2, T + T/2, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 1/2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3T/4 हो जाएगा। ये 3T/2 हो गया इंटू 1/2, 3T/ क्या होगा, 4 हो गया, 3T/4। ठीक है, टाइमिंग समझ में आ गई वेव की। तो आपको यही सब वेव की टाइमिंग पे आपको निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जब टाइम की वैल्यू 0 थी, मतलब जब वेव चलना स्टार्ट किया था। ठीक, तो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, चूँकि फिगर बड़ा होगा, मैं यहीं पे बना के आपको दिखाता हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। बस सबको बड़ा कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम में आता है बनाने के लिए, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है कि ये बनाओ भाई इसका। जिन बच्चों को नहीं पता होता वो बना ही नहीं पाते।
जिनको पता होता है वो तो एकदम एक्सपर्ट बन जाता है, कहता है हम तो बहुत ज्ञानी हैं। when t इक्वल टू 0, पहला केस लेते हैं जब t की वैल्यू 0 था, तो इसका मैं कलर चेंज करके ये ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ। when t इज इक्वल टू 0, ऐसे ऐसे ये लेता हूँ कब, जब स्मॉल t इज इक्वल टू 0 था, यहाँ पर। ठीक, जब वेव चलना स्टार्ट किया था। देखो जब वेव अभी स्टार्ट कर रहा था चलना, तो ये कैसा था कहानी, थोड़ा सा ध्यान से देखना। वाइट वाला ऐसा था, वाइट वाला ऐसा चल रहा था, ऊपर वाला फिगर देखते रहो, वाइट वाला ऐसा था ना, ऑरेंज वाला भी वैसा ही था, ऐसा 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 और ऐसा। जब कहानी सुनिएगा, जब एक वेव का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे पड़ता हो और ट्रफ पे पड़ता हो, तो एक नया वेव का फॉर्मेशन होता है जिसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो देखो इसका भी क्रस्ट इसके क्रस्ट पे पड़ा, इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे पड़ा, क्रस्ट पे पड़ा, ट्रफ पे पड़ा, तो जो नया वेव फॉर्म होगा, मान लो नया वेव आपके पास जो फॉर्म होगा उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, ये हो गई नया वेव आपके पास, ऐसे। इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ये जो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड ये था, इसका भी ये था, अब इसका कितना हो जाएगा 2a होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ गया। पहला केस समझ में आया, यस नो आ गया। चलो दूसरा केस चलते हैं। जब t इक्वल टू t/4 हुआ, ठीक है, t/4। अब यही समझने वाली बात है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता, यही समझने वाली बात है। अगर ये समझ में आएगा तो सारा का सारा खेल बन जाएगा। देखो जब t इक्वल टू t/4 का मतलब क्या है, उसको मैं ग्रीन से बनाता हूँ, ठीक है। when t इज इक्वल टू t/4, तो देखो मैं दो वेव बना रहा हूँ यहीं पे मैं दो वेव बना देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ। चलो एक वेव ये हो गया ऐसा, एक वेव हो गया ये हो गया ऐसा, एक वेव इधर जा रहा है और दूसरा वेव इधर जा रहा है। अब जल्दी से मुझे कोई बच्चा बताएगा, ये ऐसा था, आधा इसका ये 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 था और आधा इसका ये था। जब t इक्वल टू t/4 हुआ, t/4 का मतलब ये वेव आगे बढ़ चुका होगा, तो देखो इसके पीछे ऐसे होगा वेव, इसके पीछे भी तो ऐसे वेव होगा। जब ये आगे बढ़ा होगा, इतना पोर्शन आगे बढ़ा होगा, तो ये जो लाइन था वो शिफ्ट होकर के कहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा कोई बच्चा बताएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अरे आगे बढ़ेगा तो इतना ही पोर्शन आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो नीचे वाले पोर्शन आएगा पहले। तो ये वेव कहाँ से स्टार्ट होगा, पहला वाला वेव जो इधर, जो व्हाइट वाला इधर चल रहा था, उसके पीछे वाला पोर्शन लाइक दिस, इस तरीके से यहाँ वाला पोर्शन आगे शिफ्ट हो जाएगा। आएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये इसको आगे बढ़ाओ, इसके आगे बढ़ाओ, तो इसके पहले क्या पढ़ रहा होगा, ये वेव नीचे की ओर होगा ना। नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, नहीं आ रहा है, नहीं ना, नहीं आ रहा है। कुछ को आ गया होगा, कुछ को तो आइडिया लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। देखो पहले यहाँ समझो, ये देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये वेव ऐसे है, ठीक है, इधर भी होगा ऐसे, चलता रहेगा ना। अगर इसको सिर्फ इतना आगे बढ़ाना है, इतना पोर्शन आगे बढ़ाना है, ये जब इतना पोर्शन आगे बढ़ेगा तो ये इतना पोर्शन शिफ्ट होकर के यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो वही काम हम कर रहे हैं। जब ये वेव t/4 आगे बढ़ा तो आपको वेव कहाँ से मिलेगा, वाइट वाला जो वेव मिलेगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे ऐसे। ऐसे, ठीक। अब ये वाला वेव कहाँ जा रहा है बताओ, ये वाला वेव किधर जा रहा है,
इधर की ओर बढ़ रहा है। अब जल्दी से देखो, नीचे नीचे ही समझ में आएगा, ऐसे ऊपर नहीं समझ में आएगा। अब ये वेव जो था ये इधर जा रहा था, अब दूसरा वेव किधर जा रहा है, थोड़ा ध्यान से आप लोग बताना कैसे वेव स्टार्ट होगा। ये वेव ऐसे चल रहा था आपके पास, ऐसे ऐसे इधर था, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इतना पोर्शन ये वाला वेव है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बताओ ये वेव कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर से, क्योंकि ये तो आगे बढ़ चुका होगा ना। इसका मतलब ये जो आपके पास ऑरेंज वाला वेव है, ऑरेंज वाला वेव ऊपर से स्टार्ट हो रहा होगा। बात समझ में? यही आपको मूव कराने आना चाहिए, ठीक। अब देखो किस पे पड़ रहा है। अभी तक आपके पास क्रेस्ट पे पड़ रहा था, ट्रफ पे पड़ रहा था, तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही थी, बढ़ जा रही थी। लेकिन अगर क्रेस्ट ट्रफ पे पड़े या ट्रफ क्रेस्ट पे पड़े तो इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इंटेंसिटी अब इसका देखो, इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ पे पड़ रहा है, इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ पे पड़ रहा है, इसका क्रेस्ट ट्रफ पे पड़ रहा है, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? जो रिजल्टेंट आपके पास वेव मिलेगी उसकी इंटेंसिटी ये हो जाएगी। देखो उसकी इंटेंसिटी ये हो जाएगी, ये बस फ्लैट हो जाएगी, एकदम कम, जितना कम से कम हो सकता है, मिनिमम, ठीक। अब चलो इसी वेव को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक। ध्यान से देखना, when t इज इक्वल टू, अब कितना लिया जाए? t/2, when स्मॉल t इज इक्वल टू t/2। इसका कलर चेंज करके मैं कोई और कलर ले लेता हूँ, चलो यही ले लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर चलिए भाई। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा, समझ में आएगा नहीं, वैसे नहीं आएगा तो फिर सब जिंदगी टाड़ है पढ़ना लिखना। अब आप लोग बताना किधर वेव मूव करेगा, मैं बता दिया। अब बात कर लेते हैं, when t इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, when t इज इक्वल टू t/2, मतलब ये पहले इस पे निकाला वेव, यहाँ इतना था, फिर इतना बढ़ा, फिर इतना बढ़ेगा। अब बताओ क्या होगा? ये वेव ऐसा आ चुका था, अब इसका शेप ऐसे देखो, ऐसे आ चुका था। अब व्हाइट वाला वेव इधर चल रहा है, व्हाइट वाला इधर चल रहा है, और ऑरेंज वाला आपके पास किधर चल रहा है? ऑरेंज वाला इधर चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ऑरेंज वाला इधर चल रहा है, व्हाइट वाला इधर चल रहा है। अब 1/4 आगे बढ़ना है, तो बताओ व्हाइट वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? जल्दी से बताओ। व्हाइट वाला भी यहाँ तक था, देखो अब अगला फिगर में व्हाइट वाला ऐसे हो गया। वेरी गुड, समझ गए तुम, अब तुम बात को समझ गए हो, बाकी देखो भी नहीं समझेंगे। जो व्हाइट वाला था तुम्हारे पास, व्हाइट को व्हाइट समझा देता है, जो व्हाइट वाला था आपके पास वो कहाँ से चल रहा था? ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ये आके ऐसे होगा ऐसे होगा ना। अब बताओ ये आगे बढ़ेगा तो बताओ ये वाला पोर्शन क्या होगा? शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा ना, नहीं समझ में आया? ये आएगा, तो इसका मतलब ये वेव कहाँ से स्टार्ट होगा? नीचे से। यही खेल है वेव का, पूरा 12th में इसी को हम लोग को खेलना है। ये बेसिक है एकदम वेव फॉर्मेशन, ये एकदम बेस है, ये समझ में आएगा ना तो सारा कुछ समझ में आएगा। फिर अब बताओ यही वाला किधर चला था? ऑरेंज वाला ऐसे था। अब तुम लोग समझ गए हो, हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। ऑरेंज वाला भी ऐसे था, यहाँ तक पहुँच गया था, लेकिन इस भाई साहब को इधर चलना है। इधर चलेगा तो क्या होगा? ये पोर्शन शिफ्ट होकर के ये कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना। ये तो इधर आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये जो डंडी है वो अब आपको कहाँ दिखाई देगी? ये आगे बढ़ चुकी होगी तो ये डंडी आपको यहाँ दिखाई देगी ना। तो ये वेव इधर से चलेगा, नीचे से चल रहा है, देखो, ठीक है। ये वेव नीचे से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब बताओ एक का क्रस्ट दूसरे के, ये ट्रफ पे पड़ रहा है, क्रस्ट पे पड़ रहा है, ट्रफ पे पड़ रहा है, क्रस्ट पे पड़ रहा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? फिर से बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी? उसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, उसको हम पर्पल ले लेते हैं। चलो
ये इंटेंसिटी हम बढ़ा लेते हैं ऐसे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? T/2 हो गया। अब एक और पोर्शन बचा हुआ है T/2 के बाद क्या होगा 3T/4। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C। थोड़ा सा जानवर कम लगाएंगे हम, सब बनाने जाएंगे तो बोर हो जाएगा, है कि नहीं। अब आपको दिखाते हैं। अब वेव घुमाने समझ में आ गया कि नहीं? थोड़ा बहुत आया जी? इमरान खान झूठ नहीं बोल रहे हो? झूठ बोलोगे अल्लाह पाप देंगे, समझ लेना। और दिल को और ऊपर लेके जाते हैं। अरे रुक 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 भाई, बतियाओ मत, समझ रहे क्या बात कर रहे हो तुम। चलो अब देखो, ये वेव ऐसे तक हम लोगों ने निकाल लिया था, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम भी टेक्निकल आदमी हैं, जाना तो बचा ही देते हैं। बोर्ड रहता तो नीचे लंबा लाइन खींच करके कहीं में काम चला देते हैं। चलो लो, हमारी टेक्नोलॉजी को फिल करेगा। अब आप लोग बताओ, जल्दी से बताओ, आप किस पे निकालना है? T=T/2 हो गया, आप किस पे निकालना है? T=3T/4। ठीक है, तो एक लाइन खींच लेते हैं, इसको हम पर्पल बना लेते हैं। चलो ऐसे ये हो जाएगा T=3T/4। अब जल्दी से बताओ वाइट वाला किधर चलेगा? वाइट वाला कैसे चलेगा? देखो किधर से आएगा, जल्दी बताओ, तुम लोग बताओ, वाइट वाला किधर जाएगा? वाइट वाला इधर जा रहा है और ऑरेंज वाला इधर, वाइट वाला इधर जा रहा है, ऑरेंज वाला इधर जा रहा है। अब जल्दी से बताओ, वाइट वाला इधर जाएगा तो ये पोर्शन नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा वाइट वाला, ऐसे आएगा ना? गलत होगा तो बता देना, तुम लोग गलत नहीं हो सकता, हम गलत भले ही हो सकते हैं, है कि नहीं? ऑरेंज वाला कैसे चलेगा, जल्दी बताओ फटाफट। ऑरेंज वाला किधर बढ़ रहा है? ऑरेंज वाला आगे बढ़ रहा है, तो ऑरेंज वाला ऊपर, इधर से ऊपर वाला पोर्शन स्टार्ट होगा ऐसे। समझ में आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ। नहीं आया? अरे यार, ऑरेंज कैसे था? ऐसे था ना। इसके बाद क्या मिलेगा इसको? देखो, ऑरेंज वाले को आगे बढ़ना है तो ये पोर्शन शिफ्ट होकर के आगे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब बताओ रिजल्टेंट वेव कैसा मिलेगा फटाफट। रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड कैसी होगी? कम कितना कम? ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेव मिनिमम, क्योंकि एक का क्रश दूसरे के ट्रफ पे पड़ रहा है। लास्ट पोर्शन बचा आपके पास, व्हेन T क्या मान लिया जाए? कैपिटल T। जब T कैपिटल T हो जाए, इस केस में क्या होगा? इसको हम कलर कुछ और दे देते हैं। कौन सा कलर देते हैं जो बताओ तुम लोग? ग्रीन दे देते हैं, बहुत देर से ग्रीन नहीं आया है। लो, ओ माय गॉड, जल्दी से बताओ। अब बताओ वाइट वाला किधर जाएगा? वाइट वाला इधर चल रहा है, देख लो। वाइट वाला गड़बड़ हो गया क्या? ऊपर वाला गड़बड़ हो गया कुछ। वाइट वाला इस साइड चल रहा था ना, और ऑरेंज वाला इस साइड चल रहा था, तो लोग गड़बड़ करवा दिए। ऊपर वाले केस में वाइट इधर जब चल रहा था तो वाइट स्टार्ट होना चाहिए था ऊपर से, वाइट स्टार्ट होना चाहिए था ऊपर से। वाइट आगे बढ़ रहा है ना, बोल नहीं रहे तुम लोग, खाली खाली हूँ किए पड़े हो। तुम लोग का एक साथ सब बीमार पड़े हैं सब, ठीक। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा?
ये इधर बढ़ रहा है तो ये नीचे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेव तो वैसा ही मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ व्हाइट वाला इधर चल रहा था, ऑरेंज वाला इधर चल रहा था, ठीक है। अब जल्दी से बताओ, फिर से व्हाइट वाला इधर चलेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर से ही, लेकिन स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट होगा ऐसे। ठीक, अब बताओ ऑरेंज वाला कहाँ से स्टार्ट होगा? नीचे से। अरे ऑरेंज वाला भी इधर से इधर चल रहा है तो ये भी तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा ना, इधर से स्टार्ट होगा, ऊपर से ही। सब भूल जा रहे हो तुम लोग। अरे ऑरेंज वाला इधर ना चल रहा तो ये पोर्शन तो इधर चला जाएगा। सब ना जिंदगी का मजा ले रहे थे बोल बोल करके। ऊपर से अच्छा नहीं हैं? अब बताओ रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड कैसी होगी? बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी? मैक्सिमम हो जाएगी। ये लो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। खा पी के हेल्दी हो गया। ठीक है, यस नो समझ में आया कि नहीं? यस नो। अब इसमें एक बात होती है नोड और एंटी नोड्स। पोजीशन ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड को बोलते हैं नोड्स, और पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को बोलते हैं एंटी नोड्स। तो देखो यहाँ पे सब स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रहा है, तो ये केस में देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितनी है, जल्दी से बताओ। यहाँ की एम्पलीट्यूड कितनी है? जीरो है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? नोड्स। यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितनी है? मैक्सिमम, एंटी नोड्स। यहाँ पर नोड्स, यहाँ पर एंटी नोड्स, नोड्स, ठीक है, एंटी नोड्स एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? तो छापो फटाफट इस फिगर बहुत मन से।